अगर आप ये सारी टॉपिक्स एक ही वीडियो में चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सारी तैयारी एक ही वीडियो देखकर आपकी एग्जाम की तैयारी हो जाए और सारे फॉर्मूलाज आपको पता चल जाए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो पता चल जाए, कॉन्सेप्ट पता चल जाए और जितने भी मेथड्स हैं इन सब टॉपिक्स में जो यूज होते हैं वो आपको एक ही वीडियो में रिवीजन हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जितने भी एक्सप्लेनेशन मैं करूंगी टॉपिक के बारे में, उसमें दिए गए जितने भी क्वेश्चन हैं वो मेरे चैनल पे फुली एक्सप्लेन्ड हैं। आप जाके इसमें देख सकते हैं, इसके पूरे मैंने प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, आप इनको अच्छी तरह देख सकते हैं। डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, बस इसमें मैं रिवीजन के तौर पर इसको क्वेश्चन को उठाऊंगी और आपको सोल्यूशन भी आपके सामने होगा, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगी, लेकिन टॉपिक आपका कवर हो जाएगा एज अ रिवीजन। चलें इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सही है, और फॉर्मूलाज होंगे और उसके साथ साथ आपके क्वेश्चन किस तरह आपको सॉल्व करने हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो सब इस वीडियो में डिस्कस होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले जो बेसिक चीज होती है मीन मीडियन मॉड होता है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यही होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए सीरीज की। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि आपको पहचान होनी चाहिए कि आपको जो सीरीज दी गई, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। अच्छा, इसकी पहचान क्या होती है ये देखें। इंडिविजुअल सीरीज का ये होता है कि आपको नंबर्स दिए हुए 2 3 4 8 9, कोई भी नंबर आपको दिए गए हैं लिमिटेड, जैसे मैं 100 तक के ले लेती हूँ, तो ये इंडिविजुअल सीरीज है और ये सिंगल नंबर्स होते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में एक टेबल बना हुआ होता है, ठीक है, उस टेबल में आपको इधर भी सिंगल नंबर दिखेंगे, इधर भी सिंगल, तो ये डिस्क्रीट सीरीज होगा। और कंटिन्यूस सीरीज में आपकी पहचान ये होगी कि टेबल बना हुआ आएगा और इसमें जो है क्लास इंटरवल्स दी गई होंगी, यानी कि 5 to 25 या 5 to 10 तक के या जो भी है वो आपको दिए गए होंगे और उसके साथ फ्रिक्वेंसी दी गई होगी, वो लिखा हुआ होगा। और अगर क्लास इंटरवल जैसे लिखा हुआ नहीं आया है और आपको डेटा इस तरह का दिया गया है तो भी ये कंटिन्यूस सीरीज है। अब ये इसकी पहचान हो गई है। उसके बाद हम आ जाते हैं मीन में। मीन में ये सिंपल से फॉर्मुलाज होते हैं जो कि इंडिविजुअल सीरीज का अलग है, डिस्क्रीट सीरीज का अलग है और कंटिन्यूस सीरीज का अलग है। तो इसमें ये मीन का ये फॉर्मुला है, ये आप याद कर लीजिए। देखिए, कैपिटल एन तब होता है जब जो है ना आपको पॉपुलेशन का डेटा दिया गया है, तो वो डेटा आप प्लस करें और फिर जो है डिवाइड कर दें एन से। तो ये फॉर्मुला आप अच्छी तरह देख लीजिए, बस आपको ये याद रखना है। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद रखें, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये मीडियन है। मीडियन क्या होता है, इसका जो है आप कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए कि ये सेंट्रल वैल्यू होती है। जो भी आपको डेटा दिया गया है उसकी मिड वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो मिड वैल्यू मीडियन होता है। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में ये टर्म यूज होती है, ठीक है। उसमें और भी मसले आते हैं, जैसे पॉइंट में आ गया इंडिविजुअल सीरीज में, तो हम दो टर्म्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो ये क्वेश्चन में भी मैं और एक्सप्लेन करूंगी, तो वो सब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वो सारे मसले आते हैं। तो बस आप इसमें ये फॉर्मुलाज याद कर लीजिए। और कंटिन्यूस सीरीज में n/2 होता है, ये बात याद रखिए। और मीडियन का फॉर्मुला ये होता है जो कि यूज करते हैं। तो ये फॉर्मुला इसमें क्यों दिया गया है, कंटिन्यूस सीरीज में इन दोनों में क्यों नहीं दिया गया। कंटिन्यूस सीरीज में आपको हमेशा से पता होता है कि क्लास इंटरवल दी गई होती है, ठीक है। तो जैसे अगर मेरा मीडियन आया 35 से 40 के दरमियान, तो अगर मैं ये सिर्फ यूज कर लूं तो ये तो निकाल कर दे देगा, ठीक है। अब टर्म इसके बीच में कहाँ आ रही है वो एक्चुअल टर्म हमें नहीं पता चली, तभी हमें फॉर्मुला यूज करना होता है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं मॉड पे। मॉड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन गिवन डेटा। जो वैल्यू बहुत रिपीट हो रही है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ 3 4 5 9 8 9 7, ठीक है। अब इसमें कौन सा ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है, तो 9 इज द मॉड। ये इंडिविजुअल सीरीज में हो गया। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा कि अगर जब आपको टेबल दिया जाता है, तो ये देखें टेबल से रिलेटेड में आपके पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एक एक्स दिया जाता है एक एफ दिया जाता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो आपका मॉड होगा, सही है। तो ये मॉड हो जाएगा। अब इसके लिए कंटिन्यूस सीरीज के लिए हम फॉर्मुला यूज करते हैं। उसमें यही मसला होता है कि क्लास इंटरवल दी गई है तो बीच की कोई वैल्यू निकल नहीं रही होती कि किस वैल्यू को हम कह सकते हैं कि वो मॉड है। तो ये हम ये कहते हैं कि ये फॉर्मुला यूज करेंगे तो उसमें मॉड निकल आएगा। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन ऑलरेडी मैं ये पहले भी सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो इसमें दोबारा से कर लेते हैं। मीन मीडियन मॉड अगर हमें इंडिविजुअल सीरीज का फाइंड करना है, तो देखें इसमें नहीं लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल सीरीज है, तो ये देखें वैल्यूज ऐसे दी गई हैं और ये सीरीज में दी गई हैं, तो ये इंडिविजुअल सीरीज है। अब मीन कैसे निकालेंगे, इन सब डेटा को, इस सब को, इससे भी ज्यादा अगर आपको दिया गया हो तो इसको प्लस करें और फिर उसके बाद नंबर ऑफ डेटा हम गिनेंगे और इसमें नीचे डिवाइड पे लिखेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। अब नेक्स्ट मीडियन आप देख लीजिए। मीडियन इसमें ये होता है कि सबसे पहले आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। इंडिविजुअल सीरीज में ये बात याद रखिए, अगर आपको ये फाइंड करना है तो असेंडिंग ऑर्डर में आप चेंज करेंगे, फिर उसके बाद n+1 आइटम आप निकालेंगे। फिर ये देखिए पॉइंट में आ गया। अब ये पॉइंट में आया है तो आप कौन सी टर्म यूज करेंगे, इसमें आपको फिफ्थ और सिक्स, यानी कि फिफ्थ और सिक्स के बीच में आ रहा है ना, यानी कि पूरा 5 नहीं है, 5 से भी आगे जा रहा है, तो फिफ्थ और सिक्स आइटम को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका मीडियन आ जाएगा।
मॉड कैसे फाइंड करेंगे? डेटा आप ले लीजिए, आप चाहें तो ये वर्किंग कर लीजिए, या फिर आपको समझ में आता है कि डेटा दिया गया है तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसमें अगर आप चाहें तो ये वर्किंग कर लीजिए कि ये कितने कितने टाइम है, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा कीजिए कि डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मोस्ट रिपीटेड इसमें कौन से हैं, तो ये डेटा आपको ऑब्जर्व करने के बाद ही पता चल सकता है। अब डिस्क्रीट सीरीज में आ जाते हैं। ये देखिए, आपको मैंने जैसे बताया गया था कि इधर भी सिंगल वैल्यूज होती हैं और इधर भी, यानी कि ये कंटिन्यूस में नहीं है, क्लास इंटरवल्स नहीं दिए गए, तो ये सिंगल सिंगल वैल्यूज दी गई होती हैं और नीचे भी सिंगल सिंगल वैल्यूज होती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये डिस्क्रीट सीरीज है। ठीक है, टेबल ही दिया गया होता है, एक्स और एफ लिखा हुआ हो या ना हो, आपको इधर से डेटा दिया गया हो, तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज है। अब इसके बाद ये फॉर्मुला आपको यूज करना है, फॉर्मुले से आप मीन निकाल लीजिए, समीशन एफ एक्स होता है, इसका आप वो टेबल बना लीजिए, सिंपल सा, ये जैसे डेटा है, डेटा दिया गया हो तो या आप सिंपल सा आप टेबल बना लीजिए और सीएफ भी साथ में निकाल लीजिए, ये मीन के लिए होता है सीएफ, तो ये भी साथ साथ काम कर लीजिए। जब आपको क्वेश्चन दिया गया हो तो आप उसी तरह काम करते चले जाएं, और सबसे पहले जब क्वेश्चन दिया गया हो तो उससे आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके कितने कॉलम्स बनने हैं, तो ये काम आपके लिए उस तरह आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखिए, मीन के लिए मैंने ये फॉर्मुला यूज किया है, पोजीशन ऑफ मीडियन, पोजीशन ऑफ मीडियन के लिए मैंने ये यूज किया है। फिर उसके बाद 15th आइटम निकला, फिर उसके बाद 15th आइटम मेरा कहाँ लाई कर रहा था, सीएफ मेरा ये इधर लाई कर रहा है, तो फिर 30 इज द मीडियन। तो ये देखिए मेरा पूरा इसी तरह सॉल्व हुआ है। मॉड हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट रिपीटेड, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को हम मॉड ले लेंगे, तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारी है इसकी, तो ये हमारा मॉड होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कंटिन्यूस सीरीज में। कंटिन्यूस सीरीज में आप ये देख सकते हैं कि इस तरह डेटा दिया गया होता है क्लास इंटरवल्स में, तो देखिए क्लास इंटरवल में लिखा हुआ मार्क्स लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे हुए हैं, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कंटिन्यूस सीरीज है। अब इसका मीन का फॉर्मुला लगाएंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ में आप इस वीडियो को रोक कर भी देखेंगे इसमें किस तरह वैल्यूज पुट की है और किस तरह सॉल्विंग की है, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें देखिए कि पोजीशन ऑफ मीडियन फाइंड करने के लिए n/2 जो एस मैंने बताया था पहले, तो जो है वही हम यूज करेंगे फॉर्मुला, और मीडियन फाइंड करने के लिए भी ये फॉर्मुला यूज करेंगे, और जो टेबल हम बनाएंगे वो होगा इस तरह। तो इस तरह हमें वैल्यूज ले लेनी है, और ये देखिए ये मैंने डिफरेंट लिए हुए हैं, मीडियन के लिए भी, मॉड के लिए भी, मॉड का भी फॉर्मुला लगेगा, तो वो मैंने उसी तरह उसको यूज किया है। फॉर्मुला में पुट करने के बाद फिर ये वैल्यूज आ जाएगी, और फिर मीडियन की वैल्यू ये आ जाएगी, और मॉड इस तरह फाइंड करेंगे, मॉड का फॉर्मुला लगाएंगे, और टेबल से हम मॉड के लिए ये F0, F1 और F2 ले लेंगे, तो ये सारी वैल्यूज डाल के फिर मॉड की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कंटिन्यूस सीरीज के लिए इसी तरह मॉड फाइंड करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या होता है? देखिए, वेरिएंस वो होता है जो डेटा में वेरिएशन के बारे में बताए। जैसे कि अक्सर आप लोगों को ये बताया जाता है कि टेबल में जो मीन होता है डेटा का वो इधर होता है, ठीक है, मीन से दूर जितनी बाकी वैल्यूज होती हैं जो स्कैटर हुई होती हैं उनसे जितना इसका डिफरेंस होगा वो वेरिएंस कहलाता है, ठीक है। तो जितनी वेरिएशन होगी डेटा में उतना उसमें वेरिएंस बड़ा आता जाएगा, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे हम करते हैं यूज, इंडिविजुअल सीरीज में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जो हर एक इंडिविजुअल होता है उसमें से मीन माइनस करते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं, फिर उन सारे इंडिविजुअल्स में से ये माइनस करके, यानी कि कॉलम एक बनता है अलग से, फिर उसका स्क्वायर लेके, फिर उनका समीशन लेके, फिर उसको डिवाइड करते हैं एन से, फिर ये रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन चलेगा। तो ये जो सिग्मा आता है उसको कहते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। और डिस्क्रीट सीरीज में ये होता है कि हमें जो फ्रिक्वेंसी दी गई होती है वो मल्टीप्लाई करते हैं, हर डिफरेंस जितने हम निकालते जा रहे होते हैं उनको एफ से मल्टीप्लाई करके, फिर स्क्वायर भी लेते हैं, फिर समीशन लेते हैं, फिर उसके बाद एन से डिवाइड करते हैं, फिर ये रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और कंटिन्यूस सीरीज में ये होता है कि मिड पॉइंट निकालना होता है, मिड पॉइंट से हम हर इंडिविजुअल मिड पॉइंट जो आ रहा होता है वो उसमें से हम जो है एक्स बार हम माइनस करते हैं, तो उस तरह ये तकरीबन सारे फॉर्मुले सेम है, बस थोड़ा सा डेटा का चेंज है, जो यानी कि सीरीज चेंज है तो मेथड भी थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। और वेरिएंस क्या होता है, एंड में आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपने जो भी निकाला है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो वेरिएंस बन जाएगा। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन के करवाए हुए हैं और बहुत सारे मेथड करवाए हुए हैं, उसमें डिफरेंट मेथड्स करवाए हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है वैल्यू जो फॉर्मुला यूज किया जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन का आ जाता है, तो फिर आपको यही फॉर्मुला लेना होता है। और अगर आपको इस तरह का डेटा दिया गया है तो वो इंडिविजुअल सीरीज है। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है कि फॉर्मुले के मुताबिक हमें ये टेबल ड्रॉ करना होता है। तो टेबल ये देख सकते हैं आप, मैंने इसी तरह ड्रॉ किया है, लेकिन ये ड्रॉ करने से पहले आपको मीन पता होना चाहिए। तो मैंने ये एक्स सारे प्लस करके डिवाइड कर दिए थे नंबर ऑफ डेटा से, तो ये मेरे पास मीन आ गया था, ठीक है। मीन को फिर मैंने मीन निकालने के बाद उसके बाद ये मीन इन सब में से माइनस करके उनका स्क्वायर ले लिया, तो फिर उसके बाद समीशन लेके फिर फॉर्मुला में पुट कर देंगे। तो फॉर्मुला में पुट करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन की। और अगर आपको ये पूछा गया है कि वेरिएंस निकालें तो इसका आप स्क्वायर ले लीजिए, तो ये वेरिएंस आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। ये देखिए एक्स हमें दिया गया है, ये फ्रिक्वेंसी भी दी गई है। अब इसमें क्या करना है कि आपको ये फॉर्मुला यूज करने के लिए आपको मीन निकालना है, ठीक है। मीन निकाल के आपको टेबल बना लेना है।
ये देखिए ये टेबल मैंने ड्रॉ किया है, एक्स की वैल्यू दिए हैं और ये एफ की है, ये एफ एक्स की हैं, और इससे मैंने ये मीन निकाल लिया है। देखें समीशन एफ एक्स लिया डिवाइडेड बाय एन किया, तो फिर ये मेरे पास मीन आ गया। अब ये मीन मैं हर एक्स में से माइनस करूंगी, फिर इसका स्क्वायर लूंगी, फिर एफ से भी मल्टीप्लाई करूंगी, फिर समीशन लूंगी, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू मैं इस फॉर्मूला में कोट करूंगी तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंटिन्यूस सीरीज में। देखें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्लास इंटरवल है, ये इसकी असल पहचान है कि ये क्लास इंटरवल दिया गया है। अगर क्लास इंटरवल नहीं दिया गया और क्या मेथड हो सकता है, लेस देन 40 लिखा हुआ है, लेस देन 50 दिया, यानी कि इस तरह लेस देन लिखा हुआ है, तो मतलब ये होगा कि ये आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। लेकिन उसमें भी इस तरह ये लिखा हुआ जरूर आएगा, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी भी आ सकती है, इसमें आपके पास कंटिन्यूस नहीं बना हुआ भी आ सकता है। जैसे ये 30 से 40 दिया है, फिर 50 से स्टार्ट किया, 50 से 60 हो गया, मगर इसमें तो ये कंटिन्यूस है क्योंकि ये 40 पे ही खत्म है, फिर 40 से शुरू हो गया, ये 50 में खत्म हुआ है, 50 से शुरू हो गया। तो ये 3 किस्म के होते हैं जिसमें आपको खुद ये सॉल्व करना होता है कि ये किस तरह आपको सॉल्व करना है। तो अगर क्यूमुलेटिव दिया गया होता है तो आपको इस तरह के में चेंज करना होता है, वो माइनस करके होता है कि फॉलोइंग को जो है उसमें से प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है। वो सारे मेथड्स आपको मैंने सिखाए हैं दूसरी वीडियोस में, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि मैंने किस किस क्लास इंटरवल्स में क्या यूज किया है। तो अब आप इसमें देख लीजिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने फॉर्मूला ये लगाया है, ठीक है। इसमें एक्स बार इस तरह फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला है। अब टेबल पर आ जाते हैं, टेबल हमने क्या यूज किया। अब ये देखिए ये टेबल आप और से देख लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैंने इसको दूसरी वीडियोस में भी इसको पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये किस तरह सॉल्व किया गया। देखिए ये क्लास इंटरवल दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी है, मैंने इसके मिड पॉइंट्स निकाले हैं, फिर मिड पॉइंट्स को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया है, फिर एम माइनस एक्स बार किया है क्योंकि मैंने इससे मीन निकाल लिया था, समीशन एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ठीक है, उससे मीन निकल आएगा। अब ये देखें नीचे, ये मैंने नीचे ही निकाला हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं, और ये नीचे इनके टोटल्स हैं, जो जो मुझे जरूरत है मैं उनके ही टोटल निकालूंगी और बाकी को एज इट इज छोड़ दूंगी, ठीक है। अब इसके बाद आप ये देखें, जो जो मुझे टेबल्स में कॉलम्स की जरूरत है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो वो मैंने उनको ले लिया। फिर इसके बाद अब आप ये देखिए समीशन मैंने ये ले लिया, ये वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि यूज होगी। अब दोबारा से फॉर्मूला में आ जाते हैं, देखें ये वैल्यू मैंने इसमें पुट की है और फिर मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेंज। रेंज बहुत आसान होता है, सारी सीरीज के लिए यही फॉर्मूला लगता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये लार्जेस्ट वैल्यू है, ये पहले भी मैं करवा चुकी हूँ, और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, सही है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास रेंज निकल आती है। सारी सीरीज में यही काम होता है, और कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए एल माइनस एस डिवाइडेड बाय एल प्लस एस होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देखें क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन में ये देखिए Q3 और Q1 फाइंड करना होता है, और इसको माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, क्वार्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी फाइंड करने के लिए आता है। तो ये फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिए। इंडिविजुअल सीरीज के लिए ये होता है, और इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए सेम होता है कि आप इस तरह फाइंड करें तो आपके पास आ जाएगा। और कंटिन्यूस सीरीज के लिए जरा डिफरेंट फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसमें n/4 यूज होता है, इसमें 3n/4 यूज होता है, और ये फॉर्मूला तकरीबन मीडियन का ही होता है, बस इसमें n/2 होता है मीडियन में, लेकिन इसमें होता है n/4। तो ये आपको याद रखना है। आप इस तरह आप क्वार्टाइल्स फाइंड करने के बाद क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। और साथ में एक और चीज अक्सर पूछी जाती है, वो है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इन सब का एक ही क्वेश्चन में भी बन के आ जाता है, तो ये फॉर्मुलाज आप याद कर लीजिए। बस ये डिफरेंस हम फाइंड करेंगे तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आपके पास आ जाएगा। अब क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए इंडिविजुअल सीरीज के लिए है, इसमें इंटर क्वार्टाइल रेंज हमें फाइंड करना है, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मुला यूज करेंगे। देखें Q1 और फिर Q3 मैंने फाइंड किया है, आप इसको देख सकते हैं कि मैंने किस तरह फाइंड किया। तो और इसके अलावा मैंने इसकी दूसरी, इससे पहले मैं ये इसकी वीडियो पूरी डिटेल में बना चुकी हूँ इसी क्वेश्चन के बारे में, तो आप उसमें क्वार्टाइल्स में जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर कि ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। और इंटर क्वार्टाइल रेंज भी ये देखिए ये फॉर्मुलाज हैं और इसे फाइंड करना है। ये देखें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का, फिर ये वैल्यूज डाल के फिर ये आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। अब डिस्क्रीट सीरीज में आ जाते हैं। देखें डिस्क्रीट सीरीज में मैं ये क्वेश्चन दिखा रही हूँ, सॉल्व मैं नहीं कर रही हूँ, सॉल्व मेरे पास ये ऑलरेडी है। और ये देखें ये Q1 मैंने फाइंड किया है, Q3 फाइंड किया है, आप जल्दी जल्दी देख लीजिए, और चाहे तो वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह मैंने सॉल्व किया है। देखें इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड किया है, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड किया है, इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। और इसके अलावा ये मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि मैंने यही सिर्फ टेबल ड्रॉ किया है जो मुझे जरूरत थी। हम आ जाते हैं कंटिन्यूस सीरीज में। कंटिन्यूस सीरीज में ये देखिए मेरे पास क्लास इंटरवल्स दी गए हैं और फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। तो ये Q1 मैंने इस तरह फॉर्मूला लगा के फाइंड किया है, फिर Q3 के लिए फाइंड किया है, फिर इसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड किया है, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड किया है, और क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी फाइंड किया। तो ये वैल्यूज आई हैं, ये आप दूसरी मेरी वीडियोस में भी देख सकते हैं, और साथ में आप इसी में ही सॉल्व कर लीजिए तो आपको भी आ जाए। और साथ में ये इसका टेबल है जो मुझे इसके लिए जरूरी था, तो वो मैंने इसे ड्रॉ किया है।
अब कोरिलेशन कोफिशिएंट में आ जाते हैं। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कोरिलेशन कोफिशिएंट होता क्या है। वो असल में ये होता है कि ये एक्स और वाई के बीच का या कोई भी वेरिएबल्स आपको दिए गए हैं उनके बीच का रिलेशन बताता है, ठीक है। और कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, वो -1 से लेकर 1 तक लाई कर सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वैल्यू अगर आपकी 1 से बड़ी आ रही है या -1 से भी ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका कोरिलेशन की वैल्यू नहीं सही है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अब ये देखिए कोरिलेशन का क्या होता है कि हम दो तरह के पढ़ते हैं, एक होता है कार्ल पर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट और एक होता है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। तो फिर ये दोनों के आप फॉर्मुलाज याद कर लीजिए। ये देखिए कार्ल पर्सन के 3 फॉर्मुलाज होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं एक्चुअल वैल्यू बेस्ड मेथड होता है। ये कार्ल पर्सन ही होता है। तो कार्ल पर्सन में ये फॉर्मुला भी यूज होता है, ये फॉर्मुला भी और ये वाला भी। इसमें फर्क ये होता है कि ये देखें इसमें मीन यूज हो रहा है और इसमें एज्यूम मीन मेथड होता है। तो ये एज्यूम मीन में ये होता है कि जो है एज्यूम मीन करते हैं या फिर आपको दी गई होती है कि आप एज्यूम मीन करें कि ये वैल्यू है और उसमें से वो माइनस करके डी निकालते हैं और इसमें फॉर्मुला में यूज किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो अक्सर क्वेश्चन आते हैं कार्ल पर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट के एग्जाम्स में, मोस्टली एग्जाम्स में वो ये वाला फॉर्मुला यूज किया जाता है। तो मैं आज यही वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। देखिए ये डेटा दिया गया है कार्ल पर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए। तो ये एक्स और वाई में दिया गया होता है, कोई भी वैल्यूज आपकी आ सकती हैं। तो आप पहले फॉर्मुला लिख लीजिए, ठीक है। फॉर्मुले के अकॉर्डिंग आप कॉलम्स ड्रॉ कर लीजिए, फिर वैल्यूज फाइंड कर लीजिए, जो भी आपको समीशन जो फॉर्मुला में रिक्वायर्ड है वो ले लीजिए। फिर उसके बाद फॉर्मुला पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए माइनस में है और -1 से कम है, तो ये -1 से ज्यादा नहीं बढ़ी है, तो इसका मतलब है कि ये आपका फॉर्मुला सही यूज हुआ है, वैल्यू सही आई है और -1 और 1 के बीच में ही वैल्यू है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें रैंक कोरिलेशन क्या होता है, इसमें रैंक की बहुत जरूरत होती है और ये 2 फॉर्मुला है। नो रिपीटेड रैंक्स होते हैं, उसके लिए ये फॉर्मुला यूज किया जाता है, ठीक है। और एक जो होता है वो होता है रिपीटेड रैंक्स। ये आपका लिखा हुआ नहीं आता है, आपको डेटा में पहचानना होता है कि आपके पास रिपीट हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको ये फॉर्मुला लगाना है, अगर रिपीट रैंक्स हो रहे हैं तो आपको ये फॉर्मुला लगाना होगा। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा ये आगे बताते हैं। अब ये देखिए ये नो रिपीटेड रैंक्स का क्वेश्चन है जिसमें एक्स और वाई दिया गया है, ये रैंक्स दिए गए हैं। अगर नहीं दिए गए तो आप रैंक्स बना लीजिए। तो अगर आपको जो है वैल्यूज दी गई हैं और रैंक नहीं बनाया हुआ तो उसमें रिपीट नहीं हो रहा है तो आप रैंक बना लेंगे अलग से कॉलम में, ठीक है। अब मैं आपको ऐसा करती हूँ कि दूसरा क्वेश्चन दिखाती हूँ। दूसरे क्वेश्चन में देखें ये मुझे वैल्यूज दी गई हैं, इसमें रैंक नहीं है, ठीक है। तो रैंक बनाने के लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि डेटा में देख लीजिए कि कोई भी वैल्यूज आपकी रिपीट हो रही हैं एक्स में या वाई में। अगर रिपीट हो रही है तो दूसरा फॉर्मुला लगेगा, अगर नहीं रिपीट हो रही है तो आपको नो रिपीटेड का ये वाला फॉर्मुला लगाना होगा। और ये लगाने के लिए अब आपको सबसे पहले टेबल ड्रॉ करना होगा। टेबल ड्रॉ करने से पहले आपको ये देखें, ये टेबल ड्रॉ करने से पहले आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि कितने आपके कॉलम्स बनेंगे। तो ये देखें R1 का रैंक मैंने बना लिया है, R2 रैंक बना लिया है वाई के लिए। तो अब इसका डिफरेंस निकालते हैं जो कि डी कहलाता है और डी स्क्वायर हमें चाहिए होता है। फिर इसका समीशन हम ले लेते हैं जो कि ये यूज होता है और एन यूज होता है, जो एक्स को प्लस करते हैं तो एन आ जाता है। अब ये फॉर्मुला में पुट करेंगे तो ये सारे कैलकुलेशन के बाद मेरे पास आर आ गया है 0.48, जो कि कह सकते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन है एक्स और वाई के बीच में। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिपीटेड रैंक्स पर। अब इसमें आ जाते हैं, ये देखिए रिपीटेड रैंक्स का फॉर्मुला भी मुश्किल लगता है अक्सर स्टूडेंट को, जबकि बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको डेटा समझ में आ गया है और पता चल गया है कि स्पियर्समैन रैंक और रिलेशन में कौन सा फॉर्मुला यूज करना है, तो अब आप ये देख सकते हैं इसमें रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और वाई में भी रिपीट हो रहे हैं। अगर सिर्फ एक्स में भी रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट का ही फॉर्मुला लगेगा, और अगर वाई में रिपीट हो रहे हैं तो तब भी रिपीट का ही फॉर्मुला लगेगा। तो ये फॉर्मुला यूज करेंगे, सही है। अब ये M1 M2 और M3 उतना हम लेते हैं, M4 भी ले सकते हैं, उतना लेते हैं जितना हमारी वैल्यूज रिपीट हो रही है। यानी कि अगर दो तरह के, अगर एक ही जैसे 60 हमारा रिपीट हो रहा है, सही है, और कोई रिपीट नहीं हो रहा तो M1 तक लेंगे। अगर 60 के साथ 70 भी रिपीट हो रहा है तो M2 लेंगे। फिर 70 के साथ 80 भी रिपीट हो रहा है तो M3 लेंगे। अब 80 के साथ 50 भी रिपीट हो रहा है तो M4 ले लेंगे। तो यानी कि जो जो वैल्यूज हमारे पास रिपीट होती जाएंगी M3 M4 उस तरह लेते जाएंगे। अच्छा ये सिर्फ मैंने एक्स में बताया, वाई में भी इसी तरह करेंगे और एक्स और वाई दोनों का भी मिला के M1 M2 M3 हम लेते चले जाएंगे, ठीक है। जितनी डेटा रिपीट होता जाएगा M1 M2 M3 बढ़ता चला जाएगा। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मुला अच्छी तरह याद कर लीजिए, बहुत आसान सा है। 1/12 हर किसी में लगाना है, क्यूब लगाना है, माइनस करना है, वही M1 उससे करेंगे, M2 है M2 क्यूब माइनस M2, और इसी तरह ये चलता चला जाएगा। बिल्कुल भी फॉर्मुला मुश्किल नहीं है, सोल्यूशन भी बहुत आसान है। अब इसमें रैंक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि हम रैंक कैसे दें। अब ये देखिए एक्स दिया गया है, सही है, रैंक कैसे करेंगे 1 2। अब देखें 3 में 60 आ रहा है तो ये 3 60 है, 3 4 5 ये तीनों रैंक को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, और जो भी आंसर आएगा वो तीनों पे लगा देंगे, सही है। उसी तरह कोई भी आगा 5 6 भी रिपीट हो रहा है तो 5 6 को प्लस करें और फिर डिवाइडेड बाय 2 करें और उसमें रैंक लगा दें। इसी तरह ये भी होगा। R2 में भी जो भी रिपीट हो रहा होगा, आप देख सकते हैं 5.5 देखें 2 में आया हुआ है तो वो मैंने उसी तरह लगाया। और फिर उसके बाद मैं ये D ले लूंगी R1 में से R2
ये रिस्पेक्टिव जो है माइनस होंगे। फिर उसके बाद डी स्क्वायर मैं फाइंड करूंगी, समीशन डी स्क्वायर निकालूंगी, समीशन एन निकालूंगी। ये आप नीचे देख सकते हैं, ये मैंने रैंक के लिए यूज किया है। जो जो हमारे पास सेम आ रहे थे, जैसे 5th और 6th में सेम आ रहे थे, तो उन दोनों को प्लस किया, डिवाइड किया 2 से, फिर ये 5.5 आया था, और ये भी इसी तरह किया, ये भी इसी तरह किया। अब आप ये देखिए M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है। अब जो आपका डेटा जो है रिपीट हो रहा है, जैसे कि 60 3 दफा रिपीट हो रहा है, तो ये मैंने 3 लिख लिया, सही है। जो जो रिपीट ज्यादा हो रहा है ना, जैसे 50 रिपीट हो रहा है 2 टाइम, ठीक है, तो इसको 2 टाइम मैंने लिख लिया M2, सही है। इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है कैलकुलेशन में। जैसे आप M1 अगर 2 लेते हैं तो वो ले सकते हैं, तो M1 आपका 2 हो जाएगा, तो ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो जो जितनी दफा रिपीट होगा वो आपको M1 M2 और M3 आपको लेना होगा। और अगर M4 भी है और भी वैल्यूज आपकी रिपीट हो रही हैं X और Y में, तो आप और भी लेते चले जाएंगे। फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेग्रेशन लीस्ट स्क्वायर मेथड। सबसे पहले देख लेते हैं। वैसे इसके 3 मेथड्स हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड है, एक्चुअल वैल्यूज मेथड है, और एक है मीन डेविएशन मेथड, ठीक है। तो ये तीनों मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले भी, लेकिन अभी मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में क्या होता है, ये इसकी इक्वेशन होती है जिसमें ए बी फाइंड करना होता है नॉर्मल इक्वेशन से। तो ए बी कैसे फाइंड करते हैं, इसी में आप समीशन लगा लीजिए। देखिए समीशन वाई लगाया, इसमें समीशन लगाएंगे तो एन आ जाएगा, ठीक है, एन ए प्लस बी और समीशन एक्स, सही है। अब ये वाई ऑन एक्स है, ये बात आप याद रखिएगा। और ये समीशन एक्स वाई होगा। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इधर एक्स से मल्टीप्लाई करें और समीशन लगा दें। समीशन एक्स वाई हो जाएगा, ए आएगा, समीशन एक्स आएगा, प्लस बी समीशन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स ऑन वाई भी आप इसी तरह देख लीजिए कि ये अगर एक्स ऑन वाई होगा तो एक्स से स्टार्ट करें और ये इक्वेशन लिख लीजिए, और ए बी फाइंड करने के लिए नॉर्मल इक्वेशन यूज होगी। चले आप क्वेश्चन देखते हैं। ये लीस्ट स्क्वायर मेथड है रेग्रेशन इक्वेशन का, और ये इक्वेशन मैं पहले भी सॉल्व करवा चुकी हूँ, ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुकी हूँ। तो इसमें देखिए एक्स और वाई दिया हुआ है एज इट इज, और ये कैलकुलेशन बाद में करते हैं, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इक्वेशन क्या यूज करेंगे। ये देखिए ये इक्वेशन है वाई ऑन एक्स, और नॉर्मल इक्वेशन इस तरह मैंने लिखी है, जो पहले आपको मैंने बता दिया था। अब ये वैल्यूज इस तरह पुट करेंगे, जब हम टेबल में समीशन एक्स फाइंड कर लेंगे, जो जो हमें चाहिए इसमें से आप फाइंड देखेंगे कि वाई ऑन एक्स चाहिए तो हमें इस तरह, अगर एक्स ऑन वाई चाहिए तो एक्स ऑन वाई की इक्वेशन लिखकर फिर उनके मुताबिक नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे। अब ये देखिए मैंने उसी मुताबिक कॉलम्स ड्रॉ किए हैं, और कॉलम्स में एक्स देखें, ये एक्स लिया है, वाई लिया है, ये इनका समीशन चाहिए मुझे। एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया है, फिर उसका समीशन, फिर एक्स स्क्वायर लिया है, फिर उसका समीशन लिया, जो कि मुझे जरूरत थी, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन में होता है कि एक्स ऑन वाई भी चाहिए और वाई ऑन एक्स भी चाहिए, तो ये आपको सही तरह क्वेश्चन पढ़ के ही सॉल्व करना है। और कभी कभी ऐसा ये आता है, जैसे ये इस क्वेश्चन में है कि वाई ऑन एक्स है और आपको एस्टिमेट भी करना है वाई की वैल्यू जब एक्स इजिकल्स टू 10 है, ठीक है। तो ये तब की बात है जब जो है ना आप पहले इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, तब उसमें एक्स की वैल्यू ये डालेंगे तो आपके पास वाई की आ जाएगी। तो ये कैसे करेंगे आगे आगे देखते जाएं। अब आप ये देखिए मैंने टेबल से ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी, इसको साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर दिया, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन वगैरह जो आपकी नॉर्मल सॉल्यूशन होता है उस तरह आप करेंगे। और उसके बाद ए और बी की वैल्यूज निकाल देंगे। ए और बी की वैल्यूज निकालने के बाद हम जो रेग्रेशन इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन बनने के बाद हम क्या करेंगे कि एक्स की वैल्यू डालेंगे, जो 10 थी ना, जो हमें एस्टिमेट करनी थी, तो वो इसमें पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये देखें मैंने इसमें एक्स की वैल्यू डाली और ये वाई की वैल्यू आ गई। दूसरा मेथड है हमारा एक्चुअल वैल्यूज मेथड, ठीक है। उसमें ये होता है कि y ऑन x है और इसमें हमें y माइनस वाई बार में लेना होता है। तो ये बी वाई एक्स होता है, ठीक है। y ऑन x पे क्या करते हैं कि ये y माइनस वाई बार होता है, और इधर x माइनस एक्स बार होता है, और बीच में होता है b ऑफ y x। ये रेग्रेशन कोफिशिएंट होता है एक्चुअल में। तो ये इस तरह हम फाइंड करते हैं कि इसका फॉर्मूला आप ये याद कर लीजिए, जब y ऑन x हो तो ये होगा और नीचे x होगा, ठीक है। जब y ऑन x होगा तो नीचे x होगा और ऊपर सेम होगा, और इसी तरह यही सेम आप इधर रख लीजिए, जब x ऑन y होगा तो नीचे y होगा और इधर शुरू में x होगा, इधर y होगा। तो ये आप अच्छी तरह याद करने में बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है, एक याद कर लें तो दूसरा भी याद हो जाता है। अब क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए ये रिग्रेशन इक्वेशन हमें फाइंड करना है एक्चुअल वैल्यूज के जरिए। तो ये लिखा हुआ आता है कि आपको रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है, मेथड इतना लिखा हुआ नहीं आता, आप इसमें लीस्ट स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते थे। तो अगर आपके टीचर ने ये करवाया है या फिर आपका मेथड लिखा हुआ आता है तो आपको ये मेथड यूज करना होगा। दूसरा, आप फॉर्मुलाज याद करके जाएं, फुली प्रिपेयर होकर जाएं, तो इससे ये होगा कि आपको हर तरह के मेथड पता भी होंगे और आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखें इक्वेशंस में जो हमें जरूरत होती है उसके टेबल हम बना लेते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए कि रेग्रेशन कोफिशिएंट के लिए हमने क्या क्या किया। पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया, इसमें जो जरूरत थी एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, जो दोनों में जो जरूरत थी वो टेबल में हमने फाइंड कर लिया। ये देखें ये टेबल है, टेबल में हमने सारे ये कॉलम्स ड्रॉ कर लिया, ठीक है। जब फॉर्मुला याद होगा ना तो आपको कॉलम खुद ही पता चल जाएंगे कि मुझे क्या क्या जरूरत है, तो आप उसी तरह फाइंड करते चले जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें इसी तरह मैंने एक्स बार भी निकाल लिया है, वाई बार भी निकाल लिया है। अब इसके बाद मैं जब ये फाइंड कर लूंगी ना, ये सारी कोफिशिएंट फाइंड कर लूंगी, तो उसके बाद ये रेग्रेशन इक्वेशन जो वाई ऑन एक्स है उसमें मैं इस कोफिशिएंट की वैल्यू पुट कर दूंगी और ये मेरे पास आ जाएगा वाई ऑन एक्स और ये एक्स ऑन वाई आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपके कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं।
अब थर्ड मेथड में आ जाते हैं, ये है मीन डेविएशन मेथड। इसमें डेविएशन फाइंड करते हुए आपको रेग्रेशन इक्वेशन भी फाइंड करना होता है, और इस मेथड में ये भी होता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए भी दे देते हैं। तो ये कैसे करना होता है, ये देखें, रेग्रेशन इक्वेशन तो सेम होती है, ये जो इधर होता है ये रेग्रेशन कोफिशिएंट होता है। तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं, देखें एक्चुअल वैल्यूज में ये मैंने इक्वेशन यूज की थी, ये बिल्कुल ये सेम होता है, लेकिन ये इसकी जो रेग्रेशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू फाइंड करने का तरीका चेंज होता है, यानी कि एक्चुअल वैल्यूज है उसमें डेविएशन मेथड होता है। तो इस मेथड में जो है हम क्या करेंगे कि डेविएशन लेते हुए हम रेग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, फिर रेग्रेशन इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। तो एक्स ऑन वाई हो या फिर वाई ऑन एक्स हो, तो हमें ये फॉर्मुलाज यूज करने होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि कोरिलेशन, अगर इस रेग्रेशन इक्वेशन फाइंड करने के बाद आपको कोरिलेशन फाइंड करना हो तो आप रेग्रेशन कोफिशिएंट को दोनों को मल्टीप्लाई करें, रूट लें, तो आपके पास कोरिलेशन भी आ जाएगा। अब ये कैसे करेंगे आपको क्वेश्चन में मैं बता देती हूँ। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुकी हूँ और इसकी वीडियो मेरे चैनल पर है। ये देखें क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा आपके पास एक्स और वाई पर होगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ भी होगा कि आपको डेविएशंस लेने हैं फ्रॉम मीन से। तो मीन से आप एक्स और वाई के डेविएशंस भी लेंगे, साथ में आपको कोरिलेशन भी अगर फाइंड करने के लिए आ गया तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में मैंने कोरिलेशन भी फाइंड किया है। तो अब जो है कोफिशिएंट ऑफ रेग्रेशन फाइंड करने के लिए जो जो चीजें मुझे जरूरत होंगी कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए, वो मैं उसके कॉलम्स ड्रॉ कर लूंगी। ये देखिए आप इस तरह भी देख सकते हैं कि ये कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए मैंने ये सारे कॉलम्स बनाए हैं, ठीक है। और एक्स बार भी मैंने इस तरह फाइंड कर दिया। आप ये क्वेश्चन खुद भी दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सॉल्व करने के बाद मैंने ये क्या किया है, एक्स और वाई दोनों इक्वेशंस को फाइंड करना था। इधर ये मैंने बाय मिस्टेक लिखा हुआ था, ये आप देख सकते हैं, ये मेरी लॉन्ग वीडियो में भी है कि मैंने वो जो डेविएशंस हैं उनको जो है ना सपोज किया एक्स वाई में। तो आप इसको छोड़ दीजिए, इसको आप कोफिशिएंट ले लीजिए। कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए आपको जो जो क्वेश्चन कोफिशिएंट आप फाइंड करने के बाद जो वैल्यू है वो इधर डाल देंगे, और उसके बाद आप इक्वेशंस दोनों फाइंड कर लीजिए। अब ये देखिए कोरिलेशन भी मैंने फाइंड किया हुआ है। तो कोरिलेशन में मैंने ये किया है कि दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, उसका रूट लिया और कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है स्क्विनेस और कर्टोसिस का। इसमें वेरिएंस भी लिखा हुआ है, वेरिएंस मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसमें स्क्विनेस देख लीजिए। स्क्विनेस क्या होता है कि इसकी टेल की मूवमेंट के बारे में बताया जाता है कि टेल किस तरफ है। तो टेल और इसकी पीक जो हाइट है वो किस तरफ है। अगर टेल इस तरफ है और ये इस तरफ है, ये सिमेट्रिक है और ये इस तरफ है, तो ये स्क्विनेस इसकी कहलाती है। और कर्टोसिस में ये होता है कि इसकी टेल कितनी ऊंची जा रही है, सही है। ये जो जितना ऊंचा ज्यादा जाता है, या फिर ये थोड़ा सा प्लेन हो जाता है, ये नीचे वाला है, या फिर सही होता है बीच का हिस्सा होता है, तो उसको कर्टोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये टेल और पीक के बारे में पढ़ा जाता है स्क्विनेस और कर्टोसिस में। तो अक्सर क्वेश्चन में कैलकुलेशन में क्या आता है, कैलकुलेशन में होता है कार्ल-पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्विनेस भी आता है, साथ में कोफिशिएंट ऑफ स्क्विनेस आता है, मेजर ऑफ स्क्विनेस आता है। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं आप। ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें वेरिएंस भी फाइंड करना है, स्क्विनेस भी फाइंड करना है और कर्टोसिस भी फाइंड करना है। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन आता है, इन दोनों में से कोई भी लिखा हुआ है तो आपको ये मेथड यूज करना होगा जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। अब आप ये देखिए मैंने टेबल ड्रॉ किया है। टेबल कैसे ड्रॉ करना है, इसमें मूवमेंट्स के लिए हम लोग यू लेते हैं। अच्छा ये देखिए क्लास इंटरवल मैंने क्वेश्चन से ले लिया सही। अब इसकी मिड वैल्यू जो कि एक्स से मैं डिनोट करूंगी वो फाइंड कर लूंगी। वो कैसे करेंगे, 0 + 10 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इनमें से आप कोई भी वैल्यू अज्यूम मीन के तौर पर आप एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। इनमें से आप कोई से ले सकते हैं, या तो आप इसका मीन ले लीजिए, समीशन लेके फिर इसको डिवाइड कर दें 5 से, तो तब भी आपके पास आ सकता है। या फिर आप इनमें से कोई एक ले लें, जैसे कि मैंने 25 एज्यूम किया है, सही है। और क्लास इंटरवल हमारे पास है 10, ठीक है। अब यू डैश फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है x - a डिवाइडेड बाय i, ठीक है। अब ये इसका कॉलम इसी तरह x चेंज होते जा रहे हैं, a और i सेम है, उसी तरह मैंने ये फाइंड कर लिया। f मैंने क्वेश्चन में से लिया है। अब मैं f u डैश फाइंड करती जाऊंगी, u डैश स्क्वायर u f u डैश क्यूब है, f u डैश की पावर 4। तो ये सब फाइंड करने के बाद मैं इसका समीशन ले लूंगी। फिर इसके बाद ये सब क्यों लिया है, ये देखिए आगे मुझे फर्स्ट 4 रॉ मूवमेंट्स फाइंड करना है। तो उनके फॉर्मुलाज ये हैं जो कि आप अच्छी तरह याद कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, बस ये सेम ही है तकरीबन, बस स्क्वायर आते जा रहे हैं, जैसे क्यूब स्क्वायर और ये पावर 4 आते जा रहे हैं। फिर इसके बाद ये जो है जो समीशन हमने फाइंड किए हैं टेबल से, ये देखें ये टेबल से मैंने फाइंड किया है, इसमें वैल्यूज डालेंगे और ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगे। अब वो वैल्यूज निकालने के बाद मैंने ये वैल्यूज लिख दी हैं जो ये मैंने डैश निकाले थे। फिर ये फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट फाइंड करेंगे, उसके फॉर्मुलाज ये हैं, ठीक है। अब ये वाला वेरिएंस होता है, ठीक है, अब आपको मैं पहले बता दूं। और इन सब से हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्विनेस फाइंड करेंगे और कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस फाइंड करेंगे। तो ये फॉर्मूला है म्यू का, ठीक है। तो ये आप याद रखें ताकि इससे आप ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सारा आ जाएगा, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सॉल्व करेंगे तो इसी तरह आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि अब जो मेन एनालिसिस हमने किया था जिसमें वेरिएंस फाइंड किया था, तो ये μ2 जो होता है वो होता है 84, जो कि हमारे आंसर में आया था। कोफिशिएंट ऑफ स्क्विनेस जो इससे हम डिनोट करते हैं, तो वो होता है μ3 डिवाइडेड बाय μ2 का स्क्वायर, μ2 का 3/2 होता है, ठीक है।
तो ये वैल्यूज में पुट करने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा, और आखिर में आंसर आने के बाद ही आपको डिसाइड करना होता है कि वो स्क्यूड कैसा है, पॉजिटिवली है, नेगेटिवली है या सिमेट्रिक है। तो ये आप नोट रखें इसको, और ये हो सकता है आपके एमसीक्यूज में भी आ जाए, तो इसको याद जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कोफिशिएंट या मेजर ऑफ कर्टोसिस, आप बोल दीजिए। तो वो β2 से भी डिनोट किया जाता है। तो वो आप इस तरह ये फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, और फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको भी आपको डिस्क्राइब करना होगा कि ये मेसोकार्टिक है, लेप्टोकार्टिक है या प्लेटोकार्टिक है। तो वो इस रेंज में होता है, ये बस आप रेंज याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्विनेस पर। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, कार्ल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्विनेस। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें भी सारे टॉपिक्स मिक्सअप होंगे। आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा उसमें कौन सा मैं टॉपिक एडअप करूं, और वो स्पेशली होगा टेस्ट पर, जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं, और अनोवा होगा, उसमें प्रोबेबिलिटी होगी, और जितने भी टेस्ट होते हैं वो उसमें होंगे। तो जो भी टॉपिक उसमें ऐड करना है, तो आप इस वीडियो के बाद मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा कि मैं उसमें वो टॉपिक ऐड। तो आप स्टार्ट करते हैं, कार्ल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्विनेस। अब आप ये देख लीजिए, कार्ल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्विनेस है, ये फॉर्मूला है मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये मीन, मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं? तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये कंटिन्यूस सीरीज के मुताबिक लिखा है। ठीक है, सो अगर इंडिविजुअल सीरीज हो, या फिर अगर इंडिविजुअल सीरीज का हो तो उसी तरह फॉर्मूला लिखना होगा, या डिस्क्रीट सीरीज का होगा तो उसी तरह फॉर्मूला लिखना होगा। और ये मैंने शुरू में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, मीन का भी एक्सप्लेन कर दिया है, मॉड का भी एक्सप्लेन कर दिया, और स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो ये कंटिन्यूस सीरीज कैसे है ये अब मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें क्लास इंटरवल्स दी गई हैं। ठीक है, और ये कंटिन्यूस सीरीज है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। ठीक है, अब जो है फॉर्मूले के मुताबिक मैं ये सारे कॉलम्स ड्रॉ कर लूंगी, जिसमें जो जो मुझे जरूरत है वो मैं सारे ड्रॉ कर लूंगी। ठीक है, उससे फिर ये कॉलम से जो वैल्यूज मुझे जरूरत है, फिर उससे मैं मीन, मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लूंगी। ये आप सारा मेथड देख सकते हैं और साथ साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन सारा मैं ये फाइंड करने के बाद ये वैल्यूज मैं इसमें डाल दूंगी, ये इसमें पुट कर दूंगी, मीन, मॉड माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर ये मेरे पास कार्ल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्विनेस की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्विनेस थ्रू कार्ल पर्सन से हमारे ये मेथड से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको सही तरह समझ में आई होगी, और जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें मुझे तो बहुत मजा आया है। आपको कैसा लगा है, और आपको कौन से टॉपिक्स और एक्सप्लेन करने की जरूरत है, वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।